Good morning students, welcome to G All India English Solution. Today we will discuss PGT practice set 22. Who edited household words and all the year round? किसने एडिट किया था हाउस होल्ड वर्ड्स एंड ऑल द ईयर राउंड? तो डिकन्स ने। देखो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप अब आ गया है तो देख लीजिए इसे कि हु एडिटेड हाउस होल्ड वर्ड्स एंड ऑल द ईयर राउंड। तो किसने एडिट किया है? चार्ल्स डिकन्स ने। ये क्वेश्चन हमारा रह गया था, मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन। तो स्केचेस बाय बोस कंटेन्ड इलस्ट्रेशंस, कि स्केचेस बाय बोस में है ना इलस्ट्रेशंस हैं, काफ़ी उदाहरण आपको देखने के लिए मिलते हैं एक आर्टिस्ट के द्वारा। फाइंड आउट द आर्टिस्ट, उस आर्टिस्ट को आपको फाइंड आउट करना है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, जॉर्ज क्रुकशैंक। एक बार और देख लेते हैं क्वेश्चन कि स्केचेस बाय बोस कंटेन्ड इलस्ट्रेशंस बाय एन आर्टिस्ट, फाइंड आउट द आर्टिस्ट। तो स्केचेस बाय बोस में काफ़ी सारे इलस्ट्रेशंस हैं जो कि एक आर्टिस्ट के द्वारा हैं। उस आर्टिस्ट को आपको फाइंड आउट करना है, तो वो है जॉर्ज क्रुकशैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु टॉट क्लासिक्स एट रसबाई। उसने रसबाई में, दिस इज़ अ प्लेस, ये प्लेस का नाम है रसबाई, रसबी भी बोल देता है रसबी। तो उसने टोट करा, सिखाया क्लासिक्स ग्रंथों को रसबी में, एंड बिकेम, और वो एक इंस्पेक्टर बन गया था स्कूल का, अंडर द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ लॉर्ड लैंसडाउन। लॉर्ड लैंसडाउन की रिकमेंडेशन पर, सिफारिश पर, गवर्नमेंट के अंडर वो स्कूल का इंस्पेक्टर बन गया था। ही गोट न्यूडिगेट पोइट्री प्राइज़ फॉर क्रोमवेल, उसका एक वर्क है क्रोमवेल, उसके लिए उसने पोइट्री, जो न्यूडिगेट पोइट्री प्राइज़ है, उसने वो प्राप्त किया फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल के पीरियड के लिए। ही वॉज द प्रोफेसर ऑफ पोइट्री एट ऑक्सफोर्ड। 10 ईयर्स 1857 टू 1867 तक के, मतलब 10 साल के पीरियड में वो एक प्रोफेसर बना था पोइट्री का ऑक्सफोर्ड में। तो वो ऑक्सफोर्ड में पोइट्री का एक प्रोफेसर बन गया था 10 साल के लिए। कब से कब तक? 1857 से 1867 तक। At Oxford, he delivered his famous lectures on translating Homer. Identify him. ऑक्सफोर्ड में उसने डिलीवर करा अपना फेमस लेक्चर को, मतलब उसने फेमस लेक्चर उसने डिलीवर करा, भाषण दिया उन्होंने बहुत प्रसिद्ध भाषण किस पर दिया था? ट्रांसलेटिंग होमर पर। उसको आप आइडेंटिफाई करो, तो वो है मैथ्यू अर्नोल्ड। यहाँ मैथ्यू अर्नोल्ड के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट question is the theme of Sohrab and Rustam 1853 has been taken from शाहनामा by फिरदौसी। सोहराब और रुस्तम ये वर्क आया था 1853 में, इसकी थीम ली गई थी शाहनामा से, और शाहनामा लिखा था फिरदौसी ने। तो द थीम ऑफ सोहराब एंड रुस्तम 1853 हैज़ बीन टेकन फ्रॉम शाहनामा बाय फिरदौसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच इज़ इनकरेक्टली मैच्ड। इसमें से इनकरेक्टली मैच्ड कौन सा है? तो देख लेते हैं। सेकंड है ओनली इनकरेक्ट मैच्ड। तो अब कोट्स देख लेते हैं। द मोस्ट जेंटल एंड द मोस्ट एमिएबल एंड द लीस्ट वर्ल्डली माइंडेड पर्सन आई एवर मेट। तो लॉर्ड बायरन बोल रहे हैं शैली के बारे में। क्या कह रहे हैं? कि वो सबसे ज़्यादा जेंटल है, सज्जन व्यक्ति है, एमिएबल मित्रवत है, फ्रेंडली है,
एंड लीस्ट, और कम से कम वो सांसारिक माइंडेड पर्सन है, मतलब संसार में कम फंसा हुआ व्यक्ति है वो, संसार में उसका माइंड कम है, और जिससे मैं कभी मिला था। तो ये लॉर्ड बायरन कह रहे हैं शैली के बारे में। नेक्स्ट है कोट्स, शैली इज़ अ ब्यूटीफुल एंड इनएफेक्चुअल एंजल। शैली एक ब्यूटीफुल और इनएफेक्चुअल एंजल है। बीटिंग इन द वॉइड इज ल्यूमिनियस विंग्स इन वेन, और बेकार में ही वो अपने ल्यूमिनस विंग को क्या कर रहा है, फड़फड़ा रहा है, बीट कर रहा है शून्य में ही। तो ये अर्नोल्ड कह रहे हैं, ये कीट्स नहीं कहते, ये अर्नोल्ड कहते हैं शैली के बारे में कि शैली इज़ अ ब्यूटीफुल एंड इनएफेक्चुअल एंजल बीटिंग इन द वॉइड हिज ल्यूमिनस विंग्स इन वेन। ये सब कुछ बेकार है जो अपने ल्यूमिनस विंग्स को फड़फड़ा रहे हैं। तो अर्नोल्ड ने कहा है शैली के बारे में। नेक्स्ट, द आइडियाज़ ऑफ शैली सीम्स टू मी ऑलवेज टू बी द आइडियाज़ ऑफ एडोलिसेंस एज देयर इज़ एवरी रीज़न बाई दे शुड बी। तो टी.एस. इलियट ने कहा है, क्या कहा है शैली के बारे में, कि शैली का जो विचार है ना वो सदैव एडोलेसेंस के विचार जैसा प्रतीत होता है, नवयुवक की तरह। एज देयर इज़ एवरी रीज़न वाई दे शुड बी, और उसमें है ना हर एक, मतलब प्रत्येक रीज़न होता है कि वो क्यों होने चाहिए। तो ये टी.एस. इलियट ने कहा है पी.बी. शैली के बारे में। द मोस्ट जेंटल, द मोस्ट एमिएबल एंड द लीस्ट वर्ल्डली माइंडेड पर्सन आई एवर मेट, तो बायरन। शैली इज़ अ ब्यूटीफुल एंड इनइफेक्चुअल एंजल बीटिंग इन द वॉइड हिज ल्यूमिनस wings in vain, Arnold. The ideas of Shelley seems to me always to be the ideas of adolescence, as there is every reason they should why they should be, T.S. Eliot. एंड जॉन रस्किन ने कहा है शैली के बारे में, कास्ट कॉलरिज एट वंस असाइड। कॉलरिज को तो एक तरफ तुरंत फेंको, एट वंस मतलब होता है तुरंत, एक तरफ फेंको उसे। तो एसिकली एंड यूजलेस, वो कैसा है, एक बीमार और यूज़लेस, बेकार का है, उसके रूप में उसे फेंक दो, उसे बेकार जानकर। एंड शैली एज शैलो एंड वर्बोस, और शैली को किसके रूप में, शैलो के रूप में और वर्बोस के रूप में, शब्दों के आडंबर के रूप में। ये जॉन रस्किन कह रहे हैं कि कास्ट कॉलरिज at once aside as sickly and useless, and Shelley as shallow and verbose. John Ruskin has said about the P.B. Shelley. Next, in which work of Arnold do we find the terms like culture, barbarism, Philistine and Hebraism? This work was written in 1869. Culture and Anarchy 1869 में आया था। तो इन विच वर्क ऑफ अर्नोल्ड के कौन से वर्क में हमें ये टर्म्स मिलती हैं देखने को, जैसे कि कल्चर, बर्बरिज्म, फिलिस्तीन एंड हेब्रिज्म। तो दिस वर्क वॉज रिटन इन 1869, कल्चर एंड अनार्की। थायरेसिस क्या है, एक पेस्टोरल एलिजी है, और थायरेसिस रिटन बाय मैथ्यू अर्नोल्ड एंड इट हैज़ बीन रिटन फॉर ऑर्थर क्लो। देखो ये जो लिखी थी इसने मैथ्यू अर्नोल्ड ने, ये ऑर्थर क्लो अपनी फ्रेंड के लिए लिखी थी। थायरेसिस पेस्टोरल एलिजी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्थर हेलम वॉज टेनिसन फ्रेंड। ऑर्थर हेनरी हेलम, द फुल नेम ऑफ ऑर्थर हेलम। उनकी जो डेथ हुई थी ना, उन्होंने एक मोन्यूमेंटल वर्क को जन्म दिया, और उस वर्क का नाम है तो ये नाम इन मेमोरियम होगा। यहाँ पे मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया ना, ये इन मेमोरियम ही होना चाहिए। 1850 तो 1850 में इन मेमोरियम, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, आई थिंक सो, कि इन मेमोरियम वर्क है, ये लिखा हुआ है टेनिसन ने अपने फ्रेंड ऑर्थर हेलम के लिए, और 1850 में आया था।
वर्ड्सवर्थ की डेथ भी 1850 में हुई थी और टेनिसन पोएट लॉरिएट भी 1850 में हुए थे, प्रिल्यूड भी 1850 में आया था, पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोड रिफ्लेक्ट्स द स्पिरिट ऑफ द पेट्रियोटिक पेशन ऑफ द टाइम, द क्रीमियन वॉर। मोड है ना 1855 में ये प्रभाव डालती है क्रीमियन वॉर के देशभक्ति की भावनाओं पर। उसमें पेट्रियोटिक पेशन दिखाया गया है मोड में, 1855 में आया था ये। टेनिसन ने, देखो ये क्वेश्चन भी रिपीट ही हो गया है, टेनिसन ने नेचर को देखा है एक साइंटिस्ट के रूप में और एक पोएट के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नॉवल इज़ द रिजल्ट ऑफ हार्डीज कोर्टशिप विद हिज फर्स्ट वाइफ। कौन सा नॉवल ऐसा है जिसमें हार्डी की फर्स्ट वाइफ के साथ उसमें कोर्टशिप का रिजल्ट है। दिस इज़ द ओनली नॉवल दैट इज़ विदाउट द टच ऑफ पेसिमिज्म। ये सिर्फ एकमात्र नॉवल है थॉमस हार्डी का जिसमें पेसिमिज्म आपको देखने को नहीं मिलती, मीन्स निराशावादिता। तो वो फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड है और इन्होंने ये अपनी फर्स्ट वाइफ के साथ इनका मतलब जो कोर्टशिप था उसके रिज़ल्ट का ही परिणाम है, मतलब सॉरी इनका रिज़ल्ट है ये, उसका परिणाम है ये। तो फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, और इसमें पेसिमिज्म देखने को हमें नहीं मिलती। एकमात्र नॉवल थॉमस हार्डी का यही है, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन एंड फ्रॉम वेयर डिड टी.एस. इलियट एंसेस्टर माइग्रेट टू अमेरिका। कि टी.एस. इलियट ने कब और कहाँ से, मतलब इनके जो एंसेस्टर थे उन्होंने माइग्रेट करा अमेरिका। तो इन 1668 में ईस्ट कोकर से समरसेटशायर इंग्लैंड में, इन 1668 फ्रॉम ईस्ट कोकर इन समरसेटशायर इंग्लैंड। Who injured his own reputation by calling T.S. Eliot a minor poet of 20th century। देखो कौन से ऐसे पोएट थे जिन्होंने अपनी रेप्यूटेशन को टी.एस. इलियट को 20वीं शताब्दी का माइनर पोएट कह करके ख़राब कर ली थी अपनी रेप्यूटेशन। तो वो डेविड डचिस थे जिन्होंने टी.एस. इलियट को 20वीं सेंचुरी का माइनर पोएट कहा और इससे उनकी रेप्यूटेशन ख़राब हो गई, अपनी खुद की उन्होंने अपनी रेप्यूटेशन ख़राब कर ली। होता भैया कोई किसी के लिए गड्ढा खोदता है तो उसमें खुद ही गिरता है, तो दूसरे का बुरा करने वाला खुद ही उसका अपना बुरा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टायरसियास इन द वेस्टलैंड इज बायसेक्सुअल। देखो ये जो था ना टायरसियास, ये वेस्टलैंड में दिखाया गया एक कैरेक्टर है और ये बायसेक्सुअल है और इसे ब्लाइंड दिखाया गया है टायरसियास को। और द वेस्टलैंड रिटन बाय टी.एस. इलियट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फॉर्म हैज़ बीन यूज्ड बाय इलियट इन द वेस्टलैंड। तो फ्री वर्स यूज़ हुई है वहाँ पे द वेस्टलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1929 में ये नॉवल पब्लिश हुआ है, प्रेजेंट करता है रोमांस फ्रेडरिक हेनरी के बीच जो कि एक अमेरिकन सोल्जर है और कैथराइन बार्कले के बीच जो कि एक ब्रिटिश नर्स है। इसमें नॉवल में फ्रेडरिक हेनरी और कैथराइन बार्कले इन दोनों के बीच लव अफेयर दिखाया गया है और फ्रेडरिक हेनरी एक अमेरिकन सोल्जर है, अमेरिकी सिपाही हैं और वो एक ब्रिटिश नर्स हैं कैथराइन बार्कले। ये नॉवल में ना ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट मिलते हैं देखने को। और ये जो प्लॉट है ये द प्लॉट इज़ मतलब प्लॉट इंस्पायर हुआ है बाय हिज रिलेशन विद सिस्टर वॉन कोरोस्की इन मिलान में सिस्टर वॉन कोरोस्की के साथ उनके रिलेशनशिप के द्वारा ये इंस्पायर होकर लिखा है। तो फाइंड इट आउट अ फेयरवेल टू आर्म्स। इसमें आपको देखने के लिए मिलता है ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स, अपने ही बारे में राइटर ने लिखा था इसमें ज़्यादातर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई एम अ रैट दिस अपीयर्स इन अ फेमस बुक ऑफ आनंद।
ये लाइन दिखाई देती है, मुल्क राज आनंद की यहाँ बात हो रही है। ये एक इंडियन पोएट हैं और इन्होंने इन इंडियन पोएट ने मतलब राइटर हैं, ये राइटर भी, नॉवल भी लिखे हुए हैं इन्होंने। तो मुल्कराज आनंद, डॉक्टर मुल्कराज आनंद बोलते हैं इन्हें। तो इनकी प्रसिद्ध बुक में से ये लाइन ली गई है, आई एम अ रेड। तो वो कौन सी बुक है? द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस। द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इस वीडियो को यहीं फिनिश कर लेते हैं क्योंकि लेंदी हो रही है वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।